नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका संवाद न्यूज़ इंटरनेशनल पर और मैं हूं आपका अपना संकेत चतुर्वेदी। दोस्तों, आज संसद में एक सांसद जो कि बालासोर उड़ीसा से हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के हैं, हालाँकि ये इम्पोर्टेंट नहीं कि कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनका धक्का-मुक्की में सर फाड़ दिया जाता है या समहाउ एक्सीडेंटली फट जाता है, पर जो कुछ भी हो, प्रश्न तो यहाँ ये है कि ये संसद है या अखाड़ा? आपको मैं पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, संसद का 1 मिनट का जो खर्चा है ना दोस्तों, वो लगभग-लगभग ढाई लाख रुपए के आसपास बैठता है, 1 मिनट का और ये हमारा आपका अर्न्ड मनी है। तो इस प्रकार से वहाँ हम देश की समस्याएँ सुलझाने के लिए माननीयों को भेजते हैं, ना कि स्वयं समस्या बन जाने के लिए। अब इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ में सत्य प्रकाश सिंह, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, और डॉक्टर अवरल मलिक, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, मौजूद हैं। तो उनसे मैं बात करता हूँ और जानने का प्रयास करता हूँ ये पूरा ओवरऑल मामला क्या था और इसमें इम्पोर्टेंट एक बात ये भी है कि राहुल गांधी जी इसमें इन्वॉल्व हैं। कहा जा रहा है कि उन्होंने धक्का दिया, अब उनके खिलाफ कंप्लेंट भी कराने की बात हो रही है। अब उनको जूडो कराटे तो हमने करते हुए देखा ही होगा आप लोगों ने। कभी वो कुली बन जाते हैं, कभी रेसलर भी बन जाते हैं। आज हमने रेसलिंग का भी उनका नज़ारा देख लिया, कुली का भी देख लिया, किसान का भी देख लिया, पुशअप्स मारते हुए भी आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा में। तो ये अखाड़ा है, संसद है भाई, मतलब वहाँ आप माननीय हैं, माननीय की तरह ही आपको रिएक्ट करना चाहिए। देखते हैं, पूरे मामले पे बात करते हैं। नमस्कार सत्यप्रकाश जी, नमस्कार डॉक्टर अब्दुल मलिक। जी, सत्यप्रकाश जी, जी, एक आपसे एक प्रश्न के साथ एक शुरुआत करता हूँ। मैं जहाँ पर रहता हूँ ना, वहाँ एक 70 साल के बुजुर्ग रहते हैं, ठीक है? प्रताप भाई साहब नाम है उनका। तो एक 54 साल का लड़का, जो मतलब लड़का क्या, वो तो अधेड़ ही हो गया, 54 साल का तो अधेड़ होता है, लड़का तो होता नहीं है कहीं। तो उन्होंने उनको धक्का दे दिया। आप तो सत्य के स्वयं प्रकाश हैं। आप बताइए कि प्रताप भाई साहब की तरफ से उस आदमी पर मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेजना चाहिए कि नहीं? सत्यता से बोलिएगा। नहीं, नहीं, मैं वही बोल रहा हूँ संकेत जी। देखिए, आज जो भी घटना घटी है, वो क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, देखिए जैसे आपको ये भी मालूम होगा, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी हुआ है। उन्होंने भी नहीं, नहीं, पत्र मैं लिखा है। आपसे पूछ रहा हूँ, वो प्रकाश भाई नहीं, साहब मैं को कोई परेशान कर रहा है, आप उसकी बताइए ना। प्रताप भाई साहब हैं नहीं, एक मैं हमारे मैं यहाँ। बता रहा हूँ जहाँ मैं रहता हूँ, संकेत जी सोसाइटी देखिए, की बात कर रहा हूँ। वहाँ क्या करना चाहिए? मैं पुलिस में कंप्लेंट नहीं, करा मैं के उसे बोल जेल रहा हूँ। भेजिए। नहीं, नहीं, मैं बोल रहा हूँ, अगर किसी साथ गलत हुआ है तो ज़रूर संवैधानिक पूर्ण जो भी उसके पास अधिकार है, वो थाने में जाए, रिपोर्ट कराए, वो कानूनी जो भी कार्रवाई वो होनी चाहिए। मगर मैं क्या बात बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी हुआ। उनके हुँ। उसी घुटने में चोट लगी, उन्होंने जैसे एक पत्र भी लिखा है। तो देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ हुआ तो उन्होंने कुछ मार्केटिंग नहीं किया, हाइप नहीं बनाया। उन्होंने सीधा एक पत्र लिखा कि जांच होनी चाहिए। तो इसमें भी हुँ। अगर कुछ आपको लग रहा है, आपकी सरकार है, लोकसभा अध्यक्ष को होना चाहिए कि भाई जांच कराएं, बीजेपी के सांसद वहां जाए, अध्यक्ष जी को बोले कि जांच करवाइए। तो ये मार्केटिंग या एक हाइप या बस बनाए क्या जरूरत है? मीडिया में ये दिखाने की क्या जरूरत है? विक्टिम है, विक्टिम कार्ड खेलने की जरूरत नहीं है ना। सारा खेल क्या है संकेत जी, ये समझने की जरूरत है। सारा एक खेल जहां आदमी का आता है सर वो फट आता है गया, आप कह रहे हो अम्बेडकर कि जी। ये हाइप कर रहे हैं। नहीं, एक नहीं, आदमी का वही सर मैं बोल फट रहा हूँ। जाता है, आप कह रहे हैं हाइप कर रहे हैं। संकेत जी, संकेत जी आईसीयू वही है मैं और बोल रहा हूँ ना। दूसरे और नहीं, नहीं, दूसरे संकेत एक जी, और वहाँ पे मैं क्या सांसद बोल हैं, रहा हूँ। जो फर्रुखाबाद, जहाँ से आपके पहले आते थे ना, ये क्या नाम है इनका, सलमान खुर्शीद, खुर्शीद आलम खान, वहाँ से वो हार गए। अब वो हारने के बाद में ना, वहाँ से अब फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत आते हैं। तो अब आप नहीं, लोगों को वो शायद हजम नहीं हुआ, तो आपने उनका सर, उनको नहीं, भी नहीं, छोड़ नहीं, नहीं, दिया। संकेत जी देखिए, संकेत जी मैं क्या बोल रहा हूँ, खड़गे जी के साथ भी हुआ है, आप उस पर भी बात कीजिए। उन्होंने क्या बोला, जांच होनी चाहिए, तो इनके सांसद को होना चाहिए ना, अगर कुछ हुआ तो वो जाए जांच करवाए। आप लोकसभा अध्यक्ष जी के पास जाइए, थाने में जाइए, जहां जाइए जांच हो जाए। हम तो बोल रहे हैं जांच कीजिए, निष्पक्ष जांच पे अगर कोई दोषी है, चाहे राहुल गांधी क्यों ना, कार्रवाई होनी चाहिए। मगर वहीं दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे जी के साथ भी जो हुआ है उसकी भी जांच होनी चाहिए, उस पर भी जो दोषी है उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। तो बात दरअसल सारा क्रोनोलॉजी समझिए, मुद्दा कहाँ है। अंबेडकर जी की जिस तरह से इन्होंने अपमान किया है, अमित शाह जी जिस तरह से पूरे देश ने देखा लोकसभा में क्या किया है, अंबेडकर जी का जिसे पास किया गया है, अपमानित किया गया है, वो सारा खेल वो कहीं ना कहीं ध्यान भटकाने के लिए कि जिस तरह से देश के लोग, देश के खासकर दलित वर्ग आज सवाल खड़े कर रहे हैं अमित शाह जी के ऊपर डॉक्टर कि आप अब्दुल में मलिक, ऐसी फ्री मानसिकता टू क्यों कमेंट। है, दलितों के खिलाफ ऐसी डॉक्टर अब्दुल मानसिकता मलिक, क्यों है। फ्री टू वो कमेंट। जवाब आपको देना पड़ेगा। वो जवाब से कहीं ना कहीं भागने की कोशिश कर रहे हैं। और मीडिया जो है, देखिए मीडिया में हाइप बनाने की जो बात होती है, आज 2014 के बाद अगर मैं खासतौर से बोलूं, कुछ मीडिया हाउसेज ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किस तरफ चलते हैं वो पूरा देश जानता है।
तो आप चाहते हैं कि हमारी बात जहां अम्बेडकर जी का अपमानित करने की बात उठ रही है, जहां दलित वर्ग आपसे सवाल पूछ रहा है, आपसे ये पूछ रहा है कि आप हमारे बारे में ऐसे हीन भावना क्यों रखते हैं, आपको वो जवाब नहीं देना है, मगर आपको ये हाइप बनाना है कि हमारे सांसद के साथ ये हो गया, तो दूसरे खड़गे जी के साथ भी होता है, उस पर नहीं बात करते। तो निष्पक्ष जांच करवाइए ना, कौन कहां भाग रहा है? आप निष्पक्ष जांच, दोनों मामलों की निष्पक्ष जांच करवाइए, जो दोषी होगा उस पर जो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए वो होनी चाहिए। वो जब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण राहुल गांधी जी के ऊपर इन्होंने आरोप लगाया, राहुल गांधी जब उनसे हालचाल भी पूछने गए, खड़गे जी के साथ हुआ है, कौन हालचाल पूछने गया? बीजेपी कितने सांसद गए उनसे हालचाल पूछने, बताइए। इसलिए हम बोल रहे हैं ना कि निष्पक्ष जांच हो और दोनों मामले की जांच हो। इसमें यह ना हो कि भाई हम इसमें राहुल गांधी जी इन्वॉल्व है तो इसकी जांच हम करेंगे, उसकी जांच नहीं करेंगे। दोनों की निष्पक्ष जांच हो, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई करे। मगर सारा खेल कहीं ना कहीं अम्बेडकर जी का जो मामला है, अम्बेडकर जो अपमानित करने का मामला है, अमित शाह जी को उसका जवाब देना ही पड़ेगा। आप कितना मीडिया हाइप बना लीजिए, आप कितना भी मीडिया में ये दिखा लीजिए कि राहुल गांधी ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, विपक्ष के नाते जो हमारा धर्म है, जो हमारा फर्ज है, जो हमारा काम, जो हमारे जनता ने दिया कि हमारी आवाज उठाइए, संसद के अंदर हमारी आवाज बनिए, वो हम करते रहेंगे। चाहे वो दलित वर्ग का हो, अल्पसंख्यक वर्ग का हो, चाहे बहुसंख्यक वर्ग, हर किसी आवाज उठाने का हमारे को धर्म मिला है, हमारा फर्ज बनता है, तो हम आवाज उठा रहे हैं। हाँ हाँ, आपकी आवाज आपने सर फोड़ के उठा ली। अब आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी नहीं, देखिए, जहां तक विषय है संविधान का, भारतीय जनता पार्टी संविधान के आधार पर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को अपने मार्गदर्शक के रूप में मानता है, अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में मानता है, अपने आदर्श के रूप में मानता है। और जहां तक विषय है भारतीय जनता पार्टी का, तो निश्चित रूप से हम संविधान के आधार पर चलने वाले लोग हैं और ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल कार्य करने वाले लोग हैं। और वो निश्चित रूप से नजर आ रहा है, आज भी वो नजर आया है, सदन में नजर आया है, संसद में नजर आया है। जिस प्रकार से पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री व वर्तमान सांसद आदरणीय श्री प्रताप चंद्र सारंगी जी के ऊपर हमला करके जिस प्रकार से वो घायल हुए हैं, वो बहुत दुखद है। वो धक्का देने का जो प्रयास किया गया है वो बहुत दुखद है, वो निंदनीय है। लोकतंत्र में इस प्रकार की घटनाओं की कोई जगह नहीं है, कोई स्थान नहीं है। राहुल जी को चर्चा करनी चाहिए, वो डिस्कशन करें, वो डिबेट करें, कोई समस्या नहीं है, लेकिन धक्का देना बहुत दुखद है, निंदनीय है। और कम से कम संसदीय प्रणाली में इस प्रकार की चीजों के लिए कोई जगह नहीं है। और जहां तक विषय मुकेश राजपूत जी का साथ जो घटना घटित हुई है, जो घायल हुए हैं, वो भी निश्चित रूप से बहुत दुखद है, निंदनीय है। और जनता निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को वोट की चोट करके मुंहतोड़ जवाब देने का कार्य करती रही है और भविष्य में भी देती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जनता की सोचती है, जनता के हित में कार्य करती है। हम गरीब की चिंता करने वाले लोग हैं, भ्रष्टाचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने वाले लोग हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने वाले लोग हैं, ठीक है, विश्व गुरु भारत का निर्माण करने वाले लोग हैं। देखिए डॉक्टर मलिक, आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैं फिर मूल प्रश्न पे आता हूं कि हम आपको नेताओं को चुन करके वहां पर समस्या देश की सुलझाने के लिए भेजते हैं। नहीं तो हमारी क्या गलती है संकेत जी, बताइए ना, हमारी क्या गलती है? एक तो सांसद हमारे पिट रहे हैं, आप कह रहे हैं हमारी गलती है, उसके बावजूद भी हमारी गलती है आप बता रहे हैं। हमला हमारे सांसदों के ऊपर हो रहा है, 2 सांसद हमारे गंभीर रूप से घायल हैं। और प्रताप चंद्र सारंगी जी के ऊपर जिस प्रकार का अटैक हुआ है बहुत दुखद है। कौन सा आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये इस बात को जायज ठहराता है कि किसी सांसद को, वरिष्ठ सांसद को, बुजुर्ग सांसद को धक्का दे दिया जाए? और क्या संविधान लहराने से काम चल जाएगा? केवल इस प्रकार से संविधान की प्रति लहरा देने से काम चलने वाला नहीं है। संविधान को मानना आवश्यक है, संविधान के मार्गदर्शन प्राप्त करना आवश्यक है, संविधान के आधार पर चलना आवश्यक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना आवश्यक है। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक नेता संविधान के आधार पर चलता रहा है और भविष्य में भी चलता रहेगा, इस बात को आप यकीन जो बात बोल रहे हैं, देखिए अविरा जी जो बात कर रहे हैं संविधान की, तो मैं बस कुछ बातें बोलना चाहता हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ से शुरू कर लेता हूँ। कुछ दिन पहले की मैं घटना बताता हूँ। एक महिला न्याय मांगती है, उसके साथ गलत हुआ, मुख्यमंत्री काफिले के सामने आ जाती है, मुख्यमंत्री गाड़ी से नहीं उतरते हैं, तो कहां था आपका संविधान? आप फिर आ जाइए दिल्ली में, जंतर मंतर हमारी महिला बेटियां अपना हक मांगती है, न्याय मांगती है, मगर पूरी बीजेपी पार्टी एक सांसद को बचाने पर पड़ जाती है। कहां है आपका संविधान? वो संविधान जो हक देता है आवाज उठाने का, नहीं सके जी, आवाज उठाने का हक किसी एक व्यक्ति को हक देता है, ये संवैधानिक हक है। जब नहीं किसी बोलने से मैं खत्म नहीं हुआ, किसान जब अपने आवाज उठाते हैं, अपना हक मांगते हैं, दिल्ली आते हैं तो कांटे बिछा दिए जाते हैं, कीलें बिछा दी जाती है, वहां किसान शहीद हुए, आतंकवादी तक खो देते हैं। तो कहां है आपका संविधान? मणिपुर में बहन बेटियों को नग्न अवस्था में दौड़ाया जाता है, कहां है आपका संविधान? मुख्यमंत्री तक को नहीं हटाया गया। तो संविधान की बात बीजेपी ना करे तो ज्यादा बेहतर होगा। जनता देख रही है 2014 के बाद से जो हो रहा है,
दलितों पे अत्याचार देख लीजिए, 64 से ज्यादा बड़े मामले हुए हैं। 88। ठीक है, अब आप मेरी बात सुनिए। आप मेरे को ये बताइए, आपने कहा जंतर मंतर पर महिला बेटियां बैठी हुई हैं, कहीं आप वो पहलवानों की तो बात नहीं कर रहे? मैं वही बात बोल रहा हूँ, बैठी हुई थी, वही तो बोल रहा हूँ। वो पूरी महिलाएं जो विदेशों से मेडल जीत के आती है, मगर देश में हार जाती है, मगर पूरी बीजेपी उनको बताने लग जाती है। वही बोल रहा हूँ, संविधान कहाँ है? संविधान के जो रक्षक बन। अब आप मेरा भी सुनिए भाई साहब, मेरा भी सुन लीजिए कृपा करके। मेरे को बार बार म्यूट करना अच्छा नहीं लगता। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं कि देखिए, आपने कहा कि वहां पर महिला बेटियां बैठी हुई थी, तो मैं आपको एक बात बताता हूं, कंप्लेंटर कहाँ है? कहाँ है कंप्लेंटर? बिना कंप्लेंटर के वो बैठ जाएंगे। नहीं संकेत जी, वो तो हमारे कंप्लेंट क्यों नहीं है? जो बहन बेटियां वहां हक मांगी थी, उन्होंने कंप्लेंट किया था कि नहीं किया था? मोदी जी से सवाल किया था कि नहीं किया था? ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ ना, ये कंप्लेंटर कहीं भी हो, आप क्या बोलना चाह रहे मैं समझ रहा हूँ। वो हर किसी का हक है, वो कहाँ जाएगा कहाँ नहीं जाएगा, मगर जब वो कहीं नहीं था, जब एक खिलाड़ी थे, एक आम जनता थी, तब उसकी आवाज क्यों नहीं सुनी गई? जब उसको मजबूर किया गया कि हमारी आवाज अगर आप नहीं सुनेंगे तो हम आपके सामने ऐसे खड़े होंगे, आपकी बराबरी में आके आपसे लड़ेंगे, वही उन्होंने किया। अब बराबरी में हम खड़े हैं, आप जवाब दीजिए। तो आज जवाब से क्यों भाग रहे हैं? अम्बेडकर जी का अपमान क्यों कर रहे हैं? महिलाओं का अपमान क्यों कर रहे हैं? मैंने जैसे छत्तीसगढ़ का उदाहरण, एक उदाहरण बताया, यहाँ पे हर रोज बलात्कार हो रहे हैं, कितने अपराध बढ़ेगा मालूम है? इसलिए बोल रहा हूं ना, संविधान कहाँ है? संविधान के तहत देश चल कहाँ रहा है? ठीक है सत्य प्रकाश जी, अविरल मलिक जी का कनेक्शन हमारे संग में टूट गया है, तो मैं थोड़ा आपसे ही मतलब वो ही प्रश्न फिर कर रहा हूं बतौर जनता। ये हम लोगों का हार्ड अर्न मनी है सर, और वहां जाकर के मतलब अगर ये सर फुटबल ये सब बातें हो कि वॉकआउट करना, अरे जो समस्या है उसको सुलझाओ देश की। लेकिन नहीं, अब वो पप्पू यादव जी जो है वो कह रहे हैं मैं नहीं होता तो प्रियंका गांधी की लोग पिटाई लगा देते। और वो मतलब कई लोग विभिन्न विभिन्न विचार वाले अपने अपने मतलब एक तरह से राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं वहां पे बैठ करके। एक व्यक्ति का सर फूटता है, डेकोरम जो है, जैसे आप कोर्ट जाते हैं, कोर्ट का डेकोरम है वो मेंटेन करा जाता है। एक पार्टी में आप जाएंगे, मान लीजिए किसी भी अपने आप ऑफिस जाते होंगे, डेकोरम तो मेंटेन करते होंगे ना सर? तो उसी हिसाब से संसद का भी एक डेकोरम है, उसको मेंटेन करना चाहिए कि नहीं? आपका क्या लगता है? संकेत जी देखिए, 2014 से पहले का आप याद कीजिए, कितनी बार संसद को ऐसे बंद किया गया है, विपक्ष में जब बीजेपी थी। और अभी क्या हो रहा है, उसमें फर्क यही है, उस समय किसी विपक्ष के नेता का माइक बंद नहीं किया जाता था। उस समय किसी विपक्ष को ऐसे नहीं बाहर नहीं निष्कासित नहीं किया जाता था, उसके बंगले से बाहर नहीं निकाला दिया जाता था। तो ये थी, उस समय हर किसी को अधिकार था बोलने का, आज अधिकार का। और विपक्ष के साथ हम तो आवाज उठा रहे हैं ना, हम तो ये पूछे अम्बेडकर जी का अपमान क्यों किया? हम महंगाई पे बात करते हैं, हम बेरोजगारी पे बात करते हैं। और देखिए, आपको भी मालूम होगा कितने सारे बिल ऐसे हैं जब विपक्ष के ना रहते हुए पास किए जा गए हैं। तो यही हम बोल रहे हैं ना कि है कहां संविधान? हम तो विपक्ष के आवाज उठाते हैं। भाई हमने ये आवाज उठाया है कि आप दलितों को अपमानित क्यों कर रहे हैं, आप उसका जवाब दे दीजिए। हम ये आवाज उठा रहे हैं, चाहे यहाँ की मैं बात कर लूं कि वहां दिल्ली की बात कर लूं, कि रोजगार आप क्यों नहीं दे पा रहे, तो आप वहां हंगामा समझते हैं। अगर हम ये आवाज उठाते हैं मणिपुर में महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, मुख्यमंत्री को क्यों नहीं बर्खास्त किया गया, तो आप बोलते हैं हंगामा कर रहे हैं। भाई हम तो मूल आवाज उठा रहे हैं ना, जो जनता से जुड़े हैं। किसानों को आप क्यों नहीं हक दे रहे हैं, तो उसकी आवाज उठा रहे हैं। तो आपको जवाब देने की बजाय विपक्ष के ऊपर आरोप लगाते कि हंगामा कर रहे हैं, जब आपके पास जवाब नहीं है। इसलिए हम बोल रहे हैं आपको जवाब देना पड़ेगा। ठीक है आप मत बोलिए, आप बोलिए बीजेपी को जवाब। ऐसा लग रहा है मेरे को जवाब देना पड़ेगा। नहीं, मैं आपको बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बीजेपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है सत्य प्रकाश जी, मैं एक आपसे चीज पूछता हूँ। अभी आपने बोला दलित और न्याय की आपने बात करी, तो और बाबा साहब की भी बात हो रही थी। बाबा साहब को कांग्रेस से मतलब क्यों छोड़नी पड़ी थी? उन्होंने कांग्रेस क्यों छोड़ी थी, क्या कारण था? देखिए, बाबा साहब अपनी एक अलग एक बोलिए लाइन बोल दीजिए, या एक बोल दीजिए कि अलग अपनी चुनाव लड़ने की एक प्रक्रिया अपने, और उसके बावजूद भी जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको अपने साथ रखा। संविधान को बनाने की जो कमेटी में उनके अध्यक्ष बनाया, तो ये उस समय की एक नीति थी। आप इनके अब याद कर लीजिए, इनके जो मुखर्जी थे वो उस समय विदेश मामलों के जानकार सलाहकार थे कि नहीं थे, तो उस समय की राजनीति क्या थी और आज राजनीति क्या है। मैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी बोल रहा हूँ, उनके बड़ा कोई नेता ना बीजेपी में था ना होगा, उनको भी याद कीजिए, वो विपक्ष को हमेशा साथ लेके चलते थे। मगर आज वो कह रहे हैं सिर्फ दो व्यक्ति है, वो चाहते हैं हम ही दो चलेंगे, विपक्ष भी नहीं रहेगा, हमारे लोग भी नहीं रहेंगे, हम ही दो रहेंगे। जो हमसे भी आगे चाहेगा, भले हमारी पार्टी हो, उसको भी साइलेंट किया जाएगा। हमने यहां से लेकर दिल्ली तक के हालात देखे, इसलिए बोला आज विपक्ष की नहीं सुननी जा रही है। विपक्ष आवाज उठा रहा है, हमारी सुननी पड़ेगी, जनता की आवाज उठा रहा है। इसलिए हम बोल रहे हैं
उस समय की अच्छा, राजनीति चाहे चलिए वाजपेयी की मैं आप बात कर बिल्कुल लेता ठीक हूँ, बोल रहे बट आज की हैं। बीजेपी में बहुत फर्क है। सत्य प्रकाश जी, एक दो क्वेश्चंस और हैं और मैं फिर वाइंड अप भी करूंगा। एक आपने अभी दलित की बात करी, ठीक है, आपने कहा दलित न्याय। मैं आपसे एक प्रश्न करता हूं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नहीं कि एवरीबॉडी इज इक्वल इन आइज ऑफ लॉ? तो वो तो हाँ सब या ना बराबर है बताइए। ही। जो अगर सब, भाई अगर संविधान तो ये हक देता है, ये सब सुनिए, बराबर है, सुनिए, मगर अच्छा भैया बोल सुनिए रहे तो, ना। अरे अरे आप हाँ, सुन तो लीजिए, प्रश्न तो सुन लीजिए भाई साहब। बोलिए बोलिए। कॉन्स्टिट्यूशन में जब लिखा है कि सब लोग बराबर हैं, मतलब ये थोड़ा इससे अलग है, लेकिन मैं किसी कांग्रेसी से पूछना चाहता था, अगर सब लोग संविधान की नजर में बराबर हैं तो एक व्यक्ति को नौकरी सिर्फ उसकी जाति के आधार पर क्यों दी जाती है? ये पॉलिसी भी आप ही लोग लाए थे। और दूसरे व्यक्ति को, मान लीजिए मैं चतुर्वेदी हूँ, ब्राह्मण हूं, तो मुझे नौकरी नहीं मिलेगी। अगर रिजर्वेशन है तो वो आर्थिक आधार पे क्यों नहीं? कहीं आप कोशिश तो नहीं कर रहे भारत को जातियों में बांटने की? देखिए संकेत जी, क्यों से ये ये आपकी पॉलिसी संविधान, रही है? नहीं, वही वही बात फिर घूम फिर के आती है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान बनाया था, उसपे हम्म, ये उन्होंने ये प्रावधान दिया कि जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो दलित ही क्यों ना, अल्पसंख्यक क्यों ना, या जो और अति पिछड़े वर्ग है, जो आदिवासी वर्ग भी है, उनको कहीं ना कहीं मूल समाज में लेके आना है, उनको मूल समाज के साथ चलना है, उनको लेके आना है। इसलिए उनको आरक्षण दिया गया कि भाई इनको भी हक है समाज में साथ में चलने का, समाज में साथ में उठने बैठने का। तो अब वही आरक्षण कहते हैं। देखिए उसी आरक्षण के तहत आज हम उन लोगों देखते को, हैं, मतलब अगर हम आप ये देखिए कहना चाह मैं रहे अभी हैं, भी बता रहा हूँ। आप सत्यप्रकाश जी, सत्यप्रकाश जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि उन लोगों को उस वक्त में जो दलित थे न्याय नहीं मिलता था, है ना? वो पढ़ लिख नहीं पाते थे, न्याय नहीं मिलता था, यही आप कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ, यही। हाँ, तो ये बताइए कि फिर बाबा साहब अम्बेडकर कैसे पढ़ लिए? मैंने क्या बोला, मैं सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर तो पढ़े, उस समय और भी लोग पढ़े हैं, बाबा साहब मगर अम्बेडकर विदेश भी मगर चले गए। ज्यादा। नहीं नहीं, संकेत जी, आप दूसरी तरफ प्रश्न को लेके जा रहे हैं। मैंने क्या बोला, ये संविधान ने क्या बोला कि ज्यादा वर्ग, दलित वर्ग हो या आदिवासी वर्ग हो, ज्यादा उनमें वर्ग ऐसे थे जो पिछड़े थे। ये थोड़ी ना बोला जाए कि 100 के 100 लोग ही अनपढ़ थे, या 100 के 100 लोग ही पढ़े लिखे नहीं थे, या 100 के 100 लोग ही हमारे समाज में जीने लायक या चलने लायक नहीं थे। ये बोला जा रहा है कि उसमें ज्यादा वर्ग ऐसे था, इसकी वजह से उनको मूल धारा में लेके आने, मूल समाज में लेके आने के उनको आरक्षण दिया गया, और वही आरक्षण भी चलता रहा। और देखिए ये सरकारों के ऊपर है, चाहे कोई भी सरकार हो, कि ये आपको देखना पड़ेगा कि दलित वर्ग का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा, आदिवासी वर्ग का हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अल्पसंख्यक वर्ग का उत्थान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये उनका उत्थान की बात है, और हर सरकार का फर्ज बनता है उनके लिए काम करे, उनके विकास के लिए काम करे, उनको जो बेहतर सेवाएं हो सकती है वो उनको दिया जाए। तो किसी अगर कोई वर्ग ऐसा है, जैसे मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूं, मैं छत्तीसगढ़ की बात करूं, आदिवासी वर्ग आज भी पिछड़ा वर्ग कहलाता है। उनमें आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी गांव में रहते हैं और एकदम अंदरूनी क्षेत्रों में रहते हैं, इसलिए बोले जो मूलभूत तो आप सुविधाओं से ये भी कहना वंचित चाह है, रहे हैं कि तो उनको आगे लेके आना पड़ेगा। ब्राह्मण पैदाइशी रईस ही होगा, ब्राह्मण ये पैदा तो हुआ तो सरकारों, रईस होगा। ये संकेत जी, ये ब्राह्मण, मैं भी क्षत्रिय हूँ, मगर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं पैसे वाला हो गया, या मैं पैदा होते ही गोल्डन स्कूल से पैदा हुआ हूँ। तो ये बात नहीं, ये बात है आरक्षण की। आरक्षण की बात है तो कि कौन सा आरक्षण, वर्ग पिछड़ा आरक्षण है। आर्थिक ये आधार और पे हो कुछ ना। नहीं, संकेत जी मैं आपका जवाब दे रहा देखिए, हूँ। देखिए और दूसरा आर्थिक ये, आधार पे। खैर खैर, देखिए संकेत जी, ये दूसरी बात ये है कि सरकारों के ऊपर है ना, ये सरकारों के ऊपर है, ये आप और हमारे ऊपर नहीं है। हाँ हाँ, और आप सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा रहे हैं 70 साल तक, इसलिए आपसे पूछना, 70 तो नहीं, 54-55 साल तक तो रहे हैं, इसलिए आपसे पूछना आवश्यक था। आप हमारे कार्यक्रम में आए, मैं धन्यवाद करता हूं आपका। और अभी उपस्थित नहीं है डॉक्टर अब्दुल मलिक, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं। और चलते चलते आप लोगों दो, मतलब उनसे और आपसे दोनों लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि संसद जो है ना, वो लोकतंत्र का मंदिर है, कोई अखाड़ा नहीं है कि वहां कुश्ती लड़ी जाए। और उसमें अगर आप चाहते हैं कि जो जनता है वो विश्वास रखे, तो आपको भी, मतलब नेताओं को भी, सिर्फ आपको नहीं, सारे नेताओं को अपना जो डेकोरम है वो मेंटेन जरूर करना पड़ेगा। वो हो हल्ला करने की जगह नहीं है। 2.5 लाख रुपए आम आदमी का, हम लोगों का, हार्ड एंड टैक्स पेयर का वहां पे पर मिनट खर्च हो रहा है, पर मिनट। तो थोड़ा, मतलब ये चीजें याद रखी जाएं कि अगर आप जनता के प्रतिनिधि हैं, हम आपसे नहीं कहेंगे तो किससे कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।